नमस्कार साथियों, क्लास 24 में आपका स्वागत है। आज एक इम्पोर्टेंट इश्यू है, उस पे अपन डिस्कस करने वाले हैं और वो मुद्दा ये है कि अभी अपने जो ईओ और आरओ की एग्जाम होगी मिड मई के अंदर, उसके ठीक 3 महीने बचे हैं और ये 3 महीने का टाइम पीरियड है, वो बहुत ही क्रूशियल टाइम पीरियड है। इस दौरान अपनी क्या बेहतरीन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। दूसरा, इस दौरान आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी का पार्ट बी क्लियर नहीं है, किसी ने अभी हाथ ही नहीं लगाया है, किसी के पार्ट ए में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। साथ में इस दौरान अपन को कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो इस संदर्भ में आज अपन चर्चा करेंगे। अपने गुरुजी हैं रजनीश जी, जो आपको पार्ट बी पढ़ाते हैं ईओ और आरओ के लिए, और वो स्वयं भी 2016 वाला जो ईओ का जो एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत सिलेक्टेड हैं। वर्तमान में ये ईओ की पोस्ट पे कार्यरत हैं। साथ में समय निकाल के आप लोगों को पार्ट बी है वो पढ़ा रहे हैं। तो इनसे अपन इनका जो अनुभव है, लंबा जो आरएस का भी अनुभव है, इनको ईओ का भी है, बहुत सारी एग्जामें दी है इन्होंने, बहुत सारी एग्जाम क्लियर भी की हैं, तो उनके बारे में इनसे पूछते हैं। तो अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, हाँ नमस्कार जी, कि एक स्टूडेंट है, वो जो ये दौर है एग्जाम से 3 महीने पहले का दौर है, इस समय क्या फील करता है? आपको क्या लगता है? आप भी एग्जाम की तो तैयारी की है 16 वाली, तो अब क्या फीलिंग रहती है इस टाइम? एक तो ये कि ये एग्ज़ाम न केवल 3 महीने एग्ज़ाम के बचे, ये अपने आप में एक बात है। दूसरी बात ये है कि एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन को आए और सिलेबस को आए भी 3-4 महीने गुजर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो अभी नोटिफिकेशन आता तो फिर एक अलग फीलिंग होती, लेकिन चूंकि 3-4 महीने गुजर चुके हैं तो एक अलग वो माइंडसेट बच्चे का इस समय है। उसमें 2-3 समस्याएं भी हैं और ये टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल भी है। इसे अपन इस तौर पे देखें एक मिसाल के रूप में, क्रिकेट तो सबका फेवरेट गेम रहा होगा भारत में। तो ये कुछ ऐसा है कि वनडे का मैच है और 30-35 ओवर जो है वो गुजर चुके हैं और टारगेट 300 के आसपास का ऐसा कुछ है, बड़ा ही टारगेट है। ईओआरओ छोटा टारगेट है नहीं, है ना? तो क्रिकेट के लिहाज से भी एक बड़ा टारगेट, आप सोचें वो टारगेट है और 30-35 ओवर का जो खेल है वो खत्म हो चुका है और अपने पास 10-15 ओवर है। तो अभी मतलब दबाव वाला टाइम है, ये दबाव वाला टाइम है, दबाव वाला भी है। और उसके लिए मैं सब बच्चों को, जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एक एग्जांपल मैं दूंगा महेंद्र सिंह धोनी का। महेंद्र सिंह धोनी का भारतीय क्रिकेट में जो कैप्टनसी है ना, वो अपने आप में एक ऐसा नया रेवोल्यूशन है जो उससे पहले कभी नहीं। वो रेवोल्यूशन ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा अटैकिंग है, बहुत अच्छे बैट्समैन है, वो तो है ही, वो तो अलग चीजें हैं। कप्तानी की जो एक बात है, वो धोनी ने, और आज तक जिसकी मिसाल दी जाएगी क्रिकेट में भी, उस बात को मैं जोड़ रहा हूं इस पेपर से कि धोनी ने अपने बैट्समैन को, अपने खिलाड़ियों को ये बताया 35वें, 36वें, 37वें, 40वें ओवर में आके कि धैर्य रखो, अभी तो ओवर बहुत है, अभी टाइम बहुत है, अभी गेंदें बहुत है। वरना उससे पहले क्या हो रहा था कि जब काउंटिंग अगेंस्ट शुरू होती है, इतनी बॉलें, इतनी गेंदें, इतने रन, इतनी गेंदें, इतने रन, तो अचानक से एक प्रेशर दर्शक भी फील करता था। मतलब 30 ओवर के बाद में, हाँ, और आप देखें कि 30 ओवर से पहले सुनील जी वो बताते नहीं थे कि इतनी गेंदें, इतना रन। तब तो वो स्कोर बताते थे। और जैसे ही वो 90-100 गेंदें रहती है, वो यूं बताते हैं इतनी गेंदें, इतने रन। तो एक दर्शक भी एक प्रेशर फील करता है। ये वाला प्रेशर अब आ गया है ईओआरओ के स्टूडेंट्स के ऊपर कि अब 90 दिन बचे हैं, 90 दिन में क्या 90 दिन बचे हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, है ना, मैं उस एग्जाम का धोनी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप वो स्ट्रेटेजी याद रखो कि समय अभी तो बहुत है। और आपने देखा होगा, उनके रिजल्ट देखे होंगे सुनील जी, आप भी क्रिकेट के में देखते हैं तो आपने भी देखा होगा कि उनके रिजल्ट ये होते थे कि लास्ट में 10-15 रनों से हार गई और 5-7 गेंदें भी बाकी थी। और धोनी ने जो मैच जिताया वो ये था कि लास्ट ओवर में बहुत सारे गेम जीते। मतलब आपका कहने का अर्थ है धैर्य बहुत बड़ी चीज है। धैर्य बहुत बड़ी चीज है और ये हकीकत है कि अभी समय बहुत है। इसे आप 3 महीने काउंट कर सकते हो, इसे आप 90 दिन काउंट कर सकते हो, है ना, और इसे और घंटों में लेके आ सकते हो कि अभी तो समय बहुत है और हम उस समय में घबराए नहीं, तैयारी सतत रखें। मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि समय बहुत है इसलिए आप गेम खेलना ही छोड़ दें और, है ना, इसकी तैयारी करना छोड़ दें। मैं यूं कह रहा हूं कि समय से घबरा के जो किताब छोड़ी जा रही है, और इस समय बहुत ही ज्यादा छोड़ी जा रही है,
कि अब समय नहीं बचा यार, इस एग्जाम की नहीं होगी, अगले कोई एग्जाम की मैं तैयारी करूंगा, मैं आरएस की करूंगा, अगली बार यूआरओ आएगी तो मैं करूंगा। ऐसा करके किताबें छोड़ी जाती हैं, छोड़ी जाती रही हैं। स्टूडेंट इस समय पीछे हट जाते हैं। तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि अभी समय बहुत है, आपको अंतिम ओवर तक खेलना है तो आपकी जीत सुनिश्चित। तो सर मैं आपको इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है हम्म, कि आप बोल रहे हो कि समय बहुत ज्यादा है, हम्म, तो सपोज दैट मैं स्टूडेंट की तरफ से आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मेरा पार्ट ए है, जो जीके वाला पार्ट है वो पूरा मेरा कंप्लीट तैयार हो चुका, ऑलमोस्ट तैयार हो चुका, लेकिन पार्ट बी के मैंने तो हाथ ही नहीं लगाया अभी तक, और मैं चाहता हूँ कि मैं यूआरओ की तैयारी करके और फाइनल सिलेक्शन लेना चाहता हूँ। क्या मैं पार्ट बी अब तैयार कर सकता हूँ? और कर सकता हूँ तो क्या सर इसका एक अच्छा सा आप इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? निश्चित ही कोई अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं है ना, बिल्कुल इस तरह की बात नहीं है कि मैं बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को कह रहा हूँ, बिल्कुल सच्चाई कह रहा हूँ जो मैं सच्चाई समझता हूँ कि पार्ट बी तो बहुत ही आसानी से तैयार किया जा सकता है। उन लोगों के लिए दो तरह के लोग हैं इस समय। एक तो सुनील जी आपने जो प्रश्न उठाया कि पार्ट बी के हाथ ही नहीं लगाया, बिल्कुल नहीं पड़ा सर, कुछ हाथ ही नहीं लगाया, वो ज्यादा घबराया हुआ है। और जब हाथ नहीं लगाया होता है तो हाथ लगाने में समय बहुत जाता है। तो पहला तो इसका उपाय ये है कि हाथ लगा लो आज ही, है ना। ये किताब मेरे पास पड़ी है, अगर बच्चे देख रहे हैं तो ये जो ग्रंथ है इसके हाथ लगा लो। दूसरी बात ये है कि अब हाथ लगाएं तो वो जब आप एक एक धारा पढ़ेंगे तो आपको समय लगेगा, वो लगेगा ही, है ना। उस में धारा को पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, तो वो जो समय लगेगा उस समय के बावजूद मैं कह रहा हूँ, मेरा जो पहला उत्तर है, मैं कह रहा हूँ कि समय बहुत है। तो समय लगेगा तो लगेगा, वो जायज है, वो कोई चीज याद करने में जितना समय मांगती है उतना लगाओ आप। लेकिन उससे क्या होगा, एक घबराहट पैदा होगी कि मैं तो 2 दिन में 5 धाराएं पढ़ पाया, और फिर अपन वहीं खड़े हो जाएंगे कि अब तो नहीं होगा। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है सर। हाँ, तो उसके लिए मैं औरों की नहीं जानता, मैंने तो जो सिलेबस कराया मैंने पूरा सिलेबस करवा दिया। पहली बात तो ये क्लास 24 के प्लेटफॉर्म, तो उस सिलेबस को डबल की स्पीड में करके, और जहां लग रहा है कि बात कोई विषयांतर हो गया है, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते बातचीत ही होता है पढ़ाना, तो उसमें व्यक्ति का कहीं ना कहीं विषयांतर भी हो जाता है, किसी और कोई कमेंट आया उसको उत्तर देने में लग जाते हैं, उसको स्किप करके आप डबल की स्पीड पे करके पढ़ो। मैंने 45 क्लासों में कराया 45 घंटों में। इट मीन्स कि आप डबल की स्पीड करके पढ़ोगे, आप 24 घंटे में कर लो। बिल्कुल 12 घंटे एक व्यक्ति अपना टाइम दे और 2 दिन लगातार, तो आप क्या है, एक ओवरव्यू जो है वो समझते हुए आप उसके ऊपर से गुजर जाओगे, और आप में ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मेरा एक बार तो पढ़ा हुआ है, अब मेरे को थोड़ी सी डीप स्टडी करनी है, तो डीप स्टडी साथ में शुरू हो सकती है। दूसरी बात कि कॉमन क्वेश्चंस आप साथ में सॉल्व कर सकते हो, तो ये नहीं है कि अब टेस्ट कब देंगे, तो आप 2 दिन वो समय दो, उसको 12-12 घंटे करके पढ़ो, कंसंट्रेशन से पढ़ो, लेकिन 2 दिन 12-12 घंटे पढ़ो और चीजें साइड में छोड़ दो, आपको लगेगा आप ओवरव्यू कर चुके हो। अब आपके आगे टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आएंगे, कहीं भी आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी हो करें, या कोई भी पुराने सालों के टेस्ट देखें, कुछ भी उसमें से क्वेश्चन देखें, तो आप उनको सॉल्व करने के हकदार रहोगे कम से कम, कि मैं सॉल्व करूं। तो आपकी टेस्ट सीरीज साथ में शुरू होगी, तो आप 90 दिन में 30-35 टेस्ट दे पाए, और साथ ही साथ आपका ये कॉन्फिडेंस बन गया कि ओवरव्यू तो मेरा किया हुआ है, मैं एक बार डीपली और रीडिंग कर लेता हूं। तो वो चाहे पीडीएफ से, चाहे बुक से, मेन जो लॉ की बुक है उससे, आप साथ साथ में जल्दी जल्दी कवर कर पाएंगे। तीसरी बात यह कि जो लॉ अपन पढ़ते हैं तो उसकी भाषा अपने को कई बार विचलित करती है, तो पढ़ाने में वो भाषा मैंने सरल कर ही दी है। सर मैं बीच में इसी से करूंगा आपको कि पार्ट बी है, मैंने देखा है, थोड़ा मोटा मोटा देखा है इसको, ये सर बहुत ज्यादा कठिन लग रहा है, पूरा रटने वाला मामला है, मेरे को तो लगता है इसमें रट्टे मारने पड़ेंगे। इसका कोई सरल समाधान हो सकता है? एक समाधान है, लेकिन वो फिर थोड़ा प्रचार हो जाएगा। वो ये है कि मैं इसकी एक बुक 2-4-5 दिन में मार्केट में आ जाएगी, कि मैंने इन धाराओं को थोड़ा सा सरल शब्दों में कर दिया, और अर्थ का अनर्थ भी नहीं हो, क्योंकि लॉ में जब आप एक शब्द भी हटाते हैं तो उसके कुछ और अर्थ निकल सकते हैं, इसीलिए लॉ को इतना विस्तृत लिखा जाता है। लेकिन हमें जो समझ में आ रही है चीजें, और जहां से प्रश्न आएगा, जो जिस्ट होता है, जो सार तत्व होता है, वो मैंने मेरी समझ के अनुसार निकाल लिया है, और बच्चों को पढ़ाने के बाद में मुझे लगता है मैंने बहुत बेहतरीन निकाल लिया है। तो उसके संबंध में एक बुक तो मेरी आ रही है, तो एक आप उसकी सहायता ले सकते हैं। देखो मैं आप साथियों आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि सर ने बहुत ही बेहतर तरीके से इसके नोट्स बनाए, और वो नोट्स क्या है कि बनाने को मैं भी बना सकता हूँ इसके,
लेकिन मैं बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें वो छोड़ दूंगा उसको, मेरे को इसका व्यवहारिक नॉलेज नहीं है इन तारों का। क्योंकि सर है वो पिछले 4-5 साल से ईओ की जॉब कर रहे हैं, तो इनको ये पता है, प्रैक्टिकली नॉलेज है कि कौन सी धाराएं कितनी इंपॉर्टेंट है और उनका एग्जाम में पूछा जाना कितना, इसका इंपॉर्टेंस कितना है। दूसरा, उनके अंदर जो लॉ की भाषा है वो भाषा बहुत ज्यादा क्लिष्ट दे रखी है। तो जैसे जो सामान्य टीचर है वो क्या करेगा, क्लिष्ट भाषा दे रखी है उसको या तो स्किप कर जाएगा कि यार इसको छोड़ देते हैं अपन, हालांकि वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो सर ने उसको जो विधि की भाषा है उसको सरल भाषा के अंदर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको छांट के और बहुत ही सरल भाषा में नोट्स तैयार किए हैं। मैं शायद 2 या 3 दिन के अंदर फाइनली तैयार हो जाएंगे सर। 2 या 3 दिन के अंदर पार्ट बी के पूरे नोट्स सर क्लियर कर दिए हैं। और आपको एक चीज बताता हूँ, सर ने अपनी जो इतनी इंपॉर्टेंट जॉब है, इतनी एक्टिक वाली जॉब है, उससे छुट्टी ले रखी है आप लोगों के लिए। छुट्टी लेके पूरा दिन बैठ के और ये सब चीजें तैयार कर रहे हैं। तो कल बैठे थे हम, तो सर ने मेरे को बताया था कि सर ऐसे ऐसी तैयारी चल रही है। मैं एक बार बच्चों को इसके बारे में अपन बताते हैं, डिस्कस करते हैं इसके बारे में। आगे सर मैं एक क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा हूँ कि बच्चे जिस दिन से ये नोटिफिकेशन आया था उसी दिन से एक क्वेश्चन इनका ये आ रहा है कि पोस्टें तो बहुत कम है, इतनी पोस्टों में क्या तैयारी करें, ये तैयारी करने का कोई अच्छी लग नहीं रहा। और बहुत सारे जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिनकी तैयारी लगभग हो चुकी है वो भी घबरा के छोड़ के भाग रहे हैं। और मेरे को लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत से जो मतलब सिलेक्शन के काफी करीब है वो छोड़ के चले जाएंगे। और ये लगभग हर एग्जाम में देखने को मिलता है, ये पोस्टों का जो डर है ना वो लगा रहता है। तो सर आपके पोस्ट टाइम कम में है। हाँ, आपके टाइम कितनी थी सर पोस्टें? इतनी थी लगभग। तो आपको नहीं लगा सर ऐसा कि पोस्टें कम है मैं भी छोड़ के चला जाऊं? इसकी सच्चाई तो खैर काम नहीं आएगी बच्चों के, है ना, क्योंकि इसकी सच्चाई ये है कि जब 2016 का एग्जाम हुआ था उस समय आरएस का मेंस का पेपर उसी दौरान था। मेंस के पेपर के 1-2 दिन पहले और 1-2 दिन बाद तक ये एग्जाम यूआरओ वाला चल रहा था। तो वहां तो हम पढ़ाई उतनी वैसे ही कर रहे थे, छोड़ के भागे कहाँ, है ना। तो वहां वो पढ़ाई चल ही रही थी और उसमें सिलेबस में बहुत सारी चीजें कॉमन भी थी, तो हम तो छोड़ के भाग ही नहीं पाए क्योंकि वो आरएस की कर रहे थे और ये पेपर भी दिया था। अभी ये सिचुएशन है कि वो छोड़ के भाग जाएं कहीं और कि भाई दूसरी जगह यहाँ कंपटीशन कम है। बहुत सारे और लोग भी कहते हैं उनको कहते हैं कि तुम मूर्खता कर रहे हो, इसमें पोस्ट कम है। तो मैं बच्चों से ये प्रश्न है कि वो खुद ही सोचें कि ये जो आदमी, जो व्यक्ति, जो अभ्यर्थी जो ये सोच के यहाँ से स्कैप कर रहा है कि भाई इसमें पोस्ट कम है, अप्लाई कर रहा है, और कि मैं तो उस चीज की तैयारी कर लेता हूँ जिसमें पोस्ट ज्यादा है, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ से जाने वाले अगर वहां जा रहे हैं तो वहां कंपटीशन बढ़ रहा है? सही बात है। और यहाँ कंपटीशन कम हो रहा है। सही बात है। अगर ये सोच है तो फिर यहाँ कंपटीशन कम हो रहा है, ये ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पहली बात। सही बात। इसको देखने का एक दूसरा एंगल ये है कि जब आपके पद की गरिमा थोड़ी उच्च होती है तो वो तभी हो पाती है जब उस पद पर लगने वाले लोगों की संख्या कम हो। अगर ईओआरओ के पद की महत्ता कोई है तो वो ये है कि भी पूरे राजस्थान में 200-250 होंगे, है ना। और कांस्टेबल एक थाने में 2-3 थानों में मिला के 100-200 होंगे। तो एक तो उस पद की गरिमा है वो मांगती ये है कि भाई उसमें कम लोग सेलेक्ट होंगे, है ना, इसलिए पद कम होंगे। दूसरी बात ये है कि जहां भी आपको लगता है कि पद कम है इसलिए तैयारी नहीं करें, तो हमें तो एक पद चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ एक चीज और दिक्कत हो रही है, आपके प्रश्न में एक वो बात रह गई जो बच्चों के मानसिकता में है, वो ये है कि हम कांस्टेबल की तैयारी करते हैं तो साथ में पटवारी की भी हो जाती है, ग्राम सेवक वाली भी हो जाती है। राजस्थान के कॉमन एग्जाम की तैयारी करने वाले ये लोग हैं जो अचानक से सोचते हैं कि हम कहीं पटवारी या कांस्टेबल या ग्राम सेवक की उनकी तैयारी कर लें। तो ये सिलेबस ऐसा है, जो पार्ट ए है इसका, ये तो वही है जो आप वहां तैयारी करो। तो आप इस एग्जाम को अगर छोड़ के, इसकी तैयारी को छोड़ के भाग रहे हो तो गलत कर रहे हो, क्योंकि ये सिलेबस तो वही है। और इसका पार्ट बी अलग है जो सभी के लिए अलग है। अगर यहाँ इंग्लिश होती पार्ट बी में तो मैं नहीं कहता सुनील जी आपको, ऐसा नहीं कि मैं हर पेपर के लिए कह देता, इंग्लिश होती तो हो सकता है इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ज्यादा वेटेज थी और हिंदी मीडियम वाले सोचते कि हमें कुछ और एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, समय का कुछ और अच्छा यूटिलाइजेशन करना चाहिए। लेकिन पार्ट बी जो ये अधिनियम है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, ये तो ना किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना किसी कॉलेज में, ना किसी यूनिवर्सिटी में, ना किसी ने इस पर पीएचडी की है।
ये तो किसी को नहीं आता, तो ये तो सबके लिए फ्रेश है। मतलब ये कहूँ सर कि इसमें पुराने और नए स्टूडेंट हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है, सभी बराबर है, मतलब सभी बिल्कुल बराबर है। और आप करना चाहते हो तो बिल्कुल फ्रेश है। दूसरी चीज ये है कि इसमें मानसिक बुद्धिमत्ता का कोई अलग एंगल भी नहीं है। कुछ नहीं। जैसे कुछ बच्चों की गणित अच्छी होती है, हाँ, है ना, और कुछ बच्चों की राइटिंग अच्छी होती है, हाँ, कुछ बच्चों की भाषाएं अच्छी होती हैं, बिल्कुल, है ना। ये ऐसा भी नहीं है, ये ना लैंग्वेज है और ना लॉजिक है, सब बराबर है, ये सब बराबर है। इसे तो बात इतनी सी है कि इसे तो पढ़ना है, इस टाइम जो ज्यादा मेहनत करेगा वो आगे जाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और हमें इतना ध्यान रखना है कि हमारे लिए तो हमें एक सीट चाहिए और बेहतरीन ही लेते हैं ना। सही बात है सर। सर मैं आगे एक चीज पूछूं तो ये मतलब जैसे तैयारी के दौरान आपने भी ये फील किया होगा कि जैसे अपन तैयारी करते हैं 3-4 महीने बचते हैं, उस समय अपने कोई काम हो जाता है, जैसे हो सकता है सर घर का कोई इंपॉर्टेंट काम हो जाए, विशेषकर अब शादियों का सीजन चल रहा है, जैसे अपने मामा बुआ फूफा जो भी मौसी है उसके बेटे की शादी हुई है, अपन ने 2-3 दिन चले गए शादी में और वापिस आते हैं सर डिप्रेशन सा फील करते हैं कि अपन बहुत ज्यादा पीछे चले गए। इसका क्या सॉल्यूशन है सर, क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए अपन को इस दौरान? इसमें एक सॉल्यूशन तो इसमें खुद में ही है, और ये बहुत ही आप लोगों को फील करना चाहिए कि एक सॉल्यूशन तो ये है कि शादियों में जाना चाहिए। आपको थोड़ा और अलग उत्तर की हो सकता है आशा हो सुनील जी मेरे से कि शादियां इग्नोर करो, है ना, या ऐसे आयोजनों को इग्नोर करो। मैं तो ये कहूंगा कि आपको जाना चाहिए। आप जाओगे, आपकी तैयारी थी, आप एक दिन खोटी हो गए, और जैसे ही खोटी हो गए एक गिल्ट आती है कि कल का समय तो मैंने बर्बाद कर दिया, तो आप अगले दिन ज्यादा ऊर्जा से पढ़ ही लेते हो। बिल्कुल, एक नई ऊर्जा आप लगा ही देते हो, जबकि आप 2 दिन अगर आप नहीं जाते तो आप स्लो चल रहे थे। सही बात। आपको भरोसा ये था कि मैं तो लगातार पढ़ रहा हूँ। सही बात है ना। तो जैसे एग्जाम के पहले दिन जिस स्पीड से पढ़ा जाता है, वैसी एक स्पीड और वैसी एनर्जी आ जाती है अगर आपने थोड़ा बहुत समय बर्बाद कर दिया। सही बात। एक बात तो नहीं तो, लेकिन उसके साथ साथ कि आपको थोड़ा बहुत ही करना है। शादी में जाने का मतलब ये नहीं कि 5 दिन ही चले गए, आएगा मौका, शादी में जा रहे हो आप तो उसी दिन सेम डे, या जब आपका जाना बहुत जरूरी हो, जब आपका बहुत मन कर रहा हो, उसी समय जाओ, और फिर ये अगले दिन उस पश्चाताप के साथ बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगा के पढ़ लोगे, तो वो आप अच्छा कवर कर लोगे। पहली बात तो ये इसमें, ये तो अच्छी है। दूसरी बात ये है कि अगर आप शादी वगैरह में जा रहे हो तो आप जाने से पहले भी एक एनर्जी रहती है कि मेरे तो अगले वाला थोड़ा 5-7 घंटे खराब होने वाले हैं, तो मैं थोड़ा सा ये इतना टारगेट तो कंप्लीट करके जाऊं, मैं ये चैप्टर तो पूरा पढ़ के जाऊं, तो वहां भी आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो ये तो इसमें ही सॉल्यूशन है। इसमें तो मैं क्या नया बताऊंगा, ये तो आपकी बेसिक जो साइकोलॉजी है ह्यूमन की, अभ्यर्थी की, एक सीरियस अभ्यर्थी की साइकोलॉजी। एक इसमें उपाय ये हो सकता है कि ये जो धाराएं हैं पार्ट बीच में, वो क्या है कि 5-6 धाराएं जुड़ी हुई। जैसे अगर वो बातें कर रहा है ये अधिनियम कि भी राज्य सरकार के नगर पालिका पर क्या क्या नियंत्रण होंगे, तो लगातार 5-6 धाराओं में वो नियंत्रण ही बता रहा है कि ये नियंत्रण होगा, ये नियंत्रण होगा, ये नियंत्रण होगा। तो धाराएं आपस में पास ही हैं और जुड़ी हुई हैं। या जैसे मिसाल के तौर पे नगर पालिका कब्रिस्तान और शमशान घाटों की व्यवस्था करती है, तो 5-6 धाराएं लगातार ऐसी हैं कि शमशान घाट की भूमि का अर्जन करेगी नगर पालिका, उस भूमि का रख रखाव करेगी नगर पालिका, है ना, जो गरीब लोगों के शव है उनकी दफनाने की व्यवस्था करेगी नगर पालिका, शमशान भूमि के अंदर दुकानों को परमिशन देगी जो लकड़ी वगैरह बेचते हैं, मतलब दाह सामग्री, उनकी परमिशन देगी नगर पालिका। ऐसे वो सिर्फ मैं एक मिसाल के तौर पे दिया है, तो 5-6 धाराएं एक साथ ही जुड़ी हुई है। मतलब सर आप कहना चाह रहे हो कि मैं चाह रहा हूं कि एक छोटा पेज बना के समूह में याद कर लें उनको, हाँ, एक छोटा पेज बना के और आप उनका एक फ्लो चार्ट सा बना के हल्का सा, और शादी में लेके चले जाओ साथ में आप अपना, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको लगे आने जाते समय या आपको थोड़ा सा फील हो तो आप निकाल के वो एक फ्लो ध्यान में रख लो। अब क्या है, आपका दिमाग तो रिलैक्स है ना, आपकी चेतना तो बिल्कुल मुक्त है क्योंकि आप शादी में गए हुए, और एक रिलैक्सिंग में आपने एक चीज पढ़ी तो आपको याद रह जाता है, जैसे शादी में किसी का चेहरा याद रह जाता है, बिल्कुल सर, है ना, बिल्कुल सर। तो उस हिसाब से वो चीज अलग से याद हो जाएगी। साथ में सर मैं एक चीज जोड़ूंगा, हाँ, मतलब शादी में जाते हैं जनरली अपना समाज है उसके अंदर ये देखने को मिलता है कि एक दूसरे की टांग खिंचाई तो करते हैं। आपको बेइज्जती तो वहां पे होगी पक्का, 1-2 व्यक्ति तो आपकी बेइज्जती करेगा कि अभी तक जॉब नहीं लगा, क्या बात हुई, ऐसे तो आपको वो बेइज्जती फील होगी ना, वो जो आप अंदर गुस्सा लेके आओगे ना, वो आपको अलग ही एनर्जी देगी आपको।
हाँ, दूसरा कोई नहीं कहेगा तो खुद भी जब इंट्रोडक्शन दोगे ना तो ये कहोगे कि मैं तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ। हाँ, तो आपको ख्याल आएगा कि यार तैयारी कर रहा हूँ तो 2 मिनट ये थोड़ा सा देख लेता हूँ, है ना। तो मैं यूं कह रहा हूँ कि धाराएं कंप्लीट मत लेके जाओ, वरना तो वो पेजेज हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, बुक लेके जाओगे तो आपका दिखावा ज्यादा हो जाएगा और पढ़ाई होगी नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पार्ट बी में कुछ गुच्छे है, उन गुच्छों को करके एक छोटा सा पेज, एक पर्ची बना के ले जाओ। ठीक है, शादी में कोई चाचा ताऊ कह देता है ना कि बेटा ये पर्ची है, सामान लिया, वैसे ही सोच लो कि एक पर्ची है जेब में, इधर उधर जाते समय, रास्ता कवर करते समय, है ना, और उसको रिमाइंड कर लेंगे, उसको वापस से दोहरा लेंगे, सोच लेंगे। तो एक छोटे जो रिवीजन होने होते हैं ना, वो ऐसे समय में आप करते। सर मैं इसी से संबंधित आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं ग्रेजुएशन में था, मैंने पूरी वर्ल्ड मैपिंग है ज्योग्राफी की, चूंकि मैंने ज्योग्राफी में पीजी किया है, उसी में पीएचडी कर रहा हूँ, नेट जेआरएफ किया है, तो मैंने ग्रेजुएशन के दौरान पूरे वर्ल्ड की मैपिंग है वो मैं कॉलेज जाता था, मेरा कॉलेज 2 किलोमीटर था मेरे रूम से, मैं पूरे जो रास्ता है उस रास्ते के अंदर तैयार की थी। मैं छोटी छोटी चिट रखता था, ऐसे छोटे छोटे ऐसे चिट बना के, और उस चिट के अंदर पूरे लिखे रखता था पूरी चीजें कि मतलब कौन से खनिज संसाधन कहाँ पे है, क्या लोकेशन कहाँ पे, वो द्वीप कहाँ पे है, वो प्रायद्वीप कहाँ पे, ये सब चीजें मैं याद करता जाता था। तो ये एक तरीका बहुत अच्छा तरीका है। आप जैसे सुबह छत के ऊपर निकल जाओ, सुबह सुबह जैसे आधा 1 घंटा निकल जाओ, पार्ट बी वाला है, छत पे घूम रहे हो, घूमते घूमते आपने जैसे 20 धाराएं कंप्लीट करके आ गए, उनको बाद में अपने आप को ही सुना दो। ये एक अच्छा तरीका हो सकता है सर, जो आपने बताया कि शादी के दौरान। बिल्कुल हो सकता है। और न केवल सुनील जी और मेरी बात है, किसी भी व्यक्ति ने जिसने व्यस्तताओं के साथ किसी विषय की तैयारी करी होगी तो उसने ये उपाय जरूर अपनाया होगा। 90% केसेस में ये उपाय अपनाया होगा कि छोटी चिट्स बनाना और उनको याद रखना। वो चिट सर आज भी मेरे पास सुरक्षित पड़ी है। मतलब वो मैं अभी भी रखता हूँ कि ये याद। हाँ, तो ये कोई हम जो लोग आपस में बात करके आपको कुछ सॉल्यूशंस बताना चाह रहे हैं, उसमें ऐसा कुछ काल्पनिक और कुछ हवाई बातें बिल्कुल नहीं है, जो जीवन में हमारे साथ घटी और जो होती रहती हैं, जो हमें लगता है कि बच्चों के दिमाग में होंगी, उन्हीं की बात हो रही है। सर एक जैसे मतलब अब जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सर एक डिप्रेशन सा या निराशा सी फील होती है सर। मतलब एक ऐसा फील होता है कि क्या पता मेरा होगा या नहीं होगा, फैमिली प्रेशर भी एक तरह से रहता है सर इस दौरान। अब इस निराशा से उबरने का कोई एक ऐसा टेक्निक जिससे अपना समय भी खराब ना हो और अपन एक पॉजिटिविटी भी बनी रहे, क्या तरीका हो सकता है इसका? एक तो निराशा का जो भाव है वो जीवन में, चाहे इस पढ़ाई के एग्जाम को लेके हो, चाहे कहीं भी हो, निराशा से तो हमेशा आशा ही हमें उभारती है। और आशा का सबसे जो पवित्र या स्वच्छ रूप है वो है आस्था। आपकी अपने किसी गुरु में हो, किसी इष्ट देव में हो, आपकी स्वयं में हो, आपकी प्रकृति में हो, आपकी आपकी प्रशासन में हो, देश की सरकार में हो, कहीं भी हो, एक ऐसी आस्था कि उसे आप बरकरार रखें। देखो सुनील जी, 2 तरह के लोग हैं। जो नास्तिक हैं वो तो वैसे ही प्रखर बुद्धि के लोग हैं, वरना तो नास्तिकता तो आपको चैलेंज देती है, आपको समाज से में अलग होने की राह दिखाती है। तो नास्तिक व्यक्ति तो वैसे ही प्रखर बुद्धि का है, उस पे तो कोई प्रेशर आने वाला ही नहीं है। जो आस्था है वो, अब दूसरी बात ये है कि सब आस्था तो सभी में है और सभी आस्थावान है और सभी आस्तिक है या ज्यादातर लोग आस्तिक हैं, तो फिर इस आस्था से क्या होगा? हम में से निराशा ऐसे जाती तो नहीं। आस्था विश्वास का वह रूप है मेरे हिसाब से जिसमें संदेह के कारण नहीं होने चाहिए। अगर आप कहते हो कि हाँ जी हमें आस्था तो है फिर भी हमें निराशा आ जाती है, तो आस्था नहीं है, आपको विश्वास मात्र है ना। आपको वो जो पूर्ण विश्वास जिसे मैं आस्था कह रहा हूं वैसा नहीं है। वैसा होने पर आप किसी भी संदेह से उसको, किसी भी संदेह को उस अपनी आस्था में एंट्री नहीं करने देंगे। और इस आस्था से क्या होगा कि आपको हर घड़ी ये लगेगा, हर घड़ी ये लगेगा कि नहीं कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ तो अच्छा ही होगा, और नहीं हुआ है अब तक तो उसमें जिस पर भी आपकी आस्था है ना, उसकी कोई मर्जी रही होगी, ईश्वर की कोई इच्छा रही होगी, लेकिन मेरी आस्था है कि होगा, है ना। मतलब सर कि बुरे से बुरे वक्त में भी एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी, मतलब एक मतलब कह सकते हैं मतलब। बिल्कुल, बुरे से बुरे वक्त में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। इसके लिए अपने को अपनी आस्थाओं को समय देना होगा। आस्थाओं को समय से मेरा तात्पर्य ये नहीं कि आपको मंदिर जाना होगा, लेकिन आपको ये बात बार बार अपने इष्ट के प्रति ये सोचनी होगी
कि नहीं मेरी आस्था है और हमारे साथ ठीक होगा, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। और जब आप इस आस्था से आते हो तो ये तो प्रश्न ही नहीं उठता कि क्या होगा, है ना। मुद्दई लाख बुरा चाहे, क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो ये जो मंजूर खुदा वाली बात है, या इसे और किसी अल्फाज में कहूँ तो बच्चन साहब की एक वाक्य है कि मन की हो जाए तो अच्छी और मन की ना हो तो और भी अच्छी। मतलब आपकी आस्था इस बात से डिग नहीं रही है कि आपके किसी टेस्ट में 2 नंबर कम आ गए, आपको फिर भी विश्वास है कि मेरा अगली बार अच्छा होगा, अगली बार अच्छा होगा। और ये काम आएगी सुनील जी इन बच्चों को, जिन बच्चों से अपन मुखातिब हैं, EORO की तैयारी करने वाले बच्चों के, कि ये अभी कोई ना कोई एग्जाम दे रहे होंगे, CET का, किसी और का, किसी और का, तो उस पेपर में कुछ थोड़ी सी फीलिंग नेगेटिव आती है, तुम निराश होकर गिरोगे नहीं। सही बात है। तुम्हें आस्था है कि नहीं अपना तो EO में होना था इसलिए यहाँ नहीं हुआ। हाँ, ये एक आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। ठीक है, तो ये जो आस्था है ये हर घड़ी बरकरार रखनी है ना। अगर आप खुद ही संदेह उठाने लग गए अपनी आस्था पर, मैंने बहुत सारे बच्चों से सुना है, उनसे पूछते हैं कि तैयारी कैसी है, पता नहीं सर क्या होगा। अरे क्या होगा, पता है हमें क्या होगा, जो अच्छा है, जो सबसे अच्छा है मेरे साथ में होगा। इस खुशनुमा ने बात को अपने दिमाग में रखें और खुश रहें, और खुश रहने के साथ जो तैयारी होती है वैसी तैयारी शायद और किसी टाइम जोन में होती ही नहीं। तो ये है कि आस्थावान रहे जिसमें भी आपकी आस्था है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि किसमें क्या आस्था हो। शानदार बात बताई सर आपने। मैं एक चीज सर आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी ऑफिस में हो तो आपके साथ में बहुत सारे आपके जैसे कैमरे के जॉब वाले बच्चे हैं, वो EO की फॉर्म भर रखा है, वो तैयारी कर रहे हैं, आप अपने आसपास भी देखते हो। यहाँ पे भी बहुत सारे अपने स्टूडेंट हैं जो कि जॉब में हैं, EO की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या सर अभी उनको अब छुट्टी ले लेनी चाहिए आने वाले 3 महीने के लिए, या मतलब उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं बेहतर तरीके से? आप अपने आसपास देख भी रहे हो, उसका एक सर अच्छा सा इनका जो जॉब वाले हैं बच्चे, उनके लिए क्या सर प्लान हो सकता है अभी? मतलब अगर उनके पास छुट्टियां हैं और उनके अधिकारी उन्हें वो छुट्टियां आसानी से प्रदान कर देते हैं, तो उन्हें छुट्टी ले ही लेनी चाहिए, है ना, आज से। क्योंकि कंपटीशन इतना तो है कि 3 महीने एक अच्छी तैयारी वो कंपटीशन मांगता है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर आप छुट्टी भी नहीं लेते इस समय आके, पहले लिए नहीं ली मुझे नहीं पता, लेकिन अगर अब आके आप सोचते हो कि नहीं मैं तो साथ साथ ही कर लूंगा और निकाल दूंगा, तो उसमें 2 तरीके के लोग हैं। एक ही है जो मैंने चिट वाली बात अपन कर रहे थे कि जो हर घड़ी जिसके दिमाग में कुछ ना कुछ अपनी स्टडी से संबंधित चल रहा है। सही बात है। चिट नोट्स वो एनी टाइम अपने रखता है, जेब में रखता है। उसकी आपको मिसाल दूं कि जब आपको ये लगता है कि आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, या आपके दिमाग में, आपके जहन में अवचेतन में कोई चीज चल रही होती है, तो आप न्यूज भी पढ़ते हो तो आपको वहीं की दिखाई देती है। सही बात है। आप किसी यूट्यूब के कपिल शर्मा भी सुन रहे होते हो तो आपको अपने जो मुद्दे की बात है, जो आपके अचेतन में चल रहा है, वैसा आपको दिखाई देता है, सुनाई देता है। तो अगर या तो उस व्यक्ति के दिमाग में, अचेतन में पूरा का पूरा जो अपना सिलेबस है वही घूम रहा है ना, उसका मनस जो शरीर है या जो मानस है या दिमाग है वो तो अपनी तैयारी में लगा हुआ है, लेकिन वो थोड़ा बहुत समय अपनी नौकरी को भी दे रहा है। इससे उसके 2 फायदे होते हैं कि एक तो उसे अपने अधिकारी के खिलाफ और उस जिद्दोजहद में उसका समय और उसकी एनर्जी नहीं खपती कि छुट्टी नहीं मिलेगी, छुट्टी मिलेगी तो ये कार्रवाई कर देंगे, चार्जशीट दे देंगे। दूसरा एक व्यक्ति जिसके साथ दिक्कत है वो ये है कि जो ना तो नौकरी ढंग से कर पा रहा है उस दौरान और ना ही तैयारी ढंग से कर पा रहा है, तो वैसी स्थिति तो बहुत खतरनाक है, उससे सिलेक्शन कभी नहीं होगा, है ना। या तो आपका अचेतन मन जो है वो पूरी तरीके से आपकी तैयारी में लगाओ और आप अपना थोड़ा बहुत समय ऑफिस में भी दे रहे हो, आप चला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है वो चिट वाले सिस्टम और ये जो दिमाग में रिवीजन वाले हैं, ये सब चीजें आप कर पा रहे हैं, तो छुट्टी की आवश्यकता अगर नहीं मिल रही है तो आप कर लोगे। दूसरा बेस्ट उपाय तो ये है कि आपको अब छुट्टियां ले लेनी चाहिए अगर आसानी से मिलती है, लेकिन आपको उस जिद्दोजहद में पड़ के और कि कल ले लेंगे, अगले महीने ले लेंगे और चार्जशीट भी खा लेते हो और तैयारी भी नहीं कर पाते हो, ऐसे द्विधा से या ऐसे द्वंद्व से आपको बचना चाहिए। जो डिसीजन लेना है वो अभी ले लो आप। हाँ भाई, छुट्टियों का डिसीजन ले लो अगर मिलती है तो। नहीं मिलती है और आप वो जो हम बता रहे हैं चिट्स वाला या अपनी वो तैयारी की रिवीजन वाला वैसा कुछ साथ में कर लेते हो, तो बस 2 ही उपाय है, तीसरा कोई उपाय नहीं। तीसरा तो मैंने ये बताया कि द्वंद्व है, उस द्वंद्व में सिलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल सर।
सर बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने अपना समय निकाला सर। और हमें पता है सर आप बहुत अपना बिजी शेड्यूल है सर आपका इस दौरान, मतलब आज संडे का दिन था। हाँ तो संडे तो सबके लिए बिजी नहीं होना चाहिए, किसी के लिए बिजी नहीं होना चाहिए। अगर है तो मेरे साथ है तो गलत बात है, लेकिन है सर, ना? हाँ। बाकी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं अंत में आपको ये बताता हूँ, अपना जो पार्ट ए और बी दोनों पार्ट हैं उनके लिए जो पीछे का अनुभव है सर से हम डिस्कस कर रहे थे आपस में, तो हमने भी यही चीज निष्कर्ष निकाला था। आपको 3 चीजों पे फोकस करोगे आप तो मतलब आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोकने वाला है। और ये चीज मैं बार बार पहले भी बताता हूँ, एक तो है रिवीजन, मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना पड़ेगा। और उस रिवीजन का सबसे आसान तरीका है कि अपने शॉर्ट नोट्स हो, वो चिट बताया ना, वो चिट आपकी तैयार हो तो वो चिट बहुत जल्दी आप उनको रिवीजन कर सकते हो। तो लगभग आपके यदि ऐसी चिट बनी हुई है तो आप कम से कम 10 टाइम रिवीजन होने चाहिए आपके, तो आप आराम से चीजें आपके रिकॉल कर पाओगे एग्जाम के दौरान। सेकंड चीज ये कि जितने ज्यादा टेस्ट पेपर निकाल सको, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, 90 दिन है ना, आप 100 टेस्ट पेपर निकाल दो। जितने भी कोचिंग है उनमें से जो टेस्ट पेपर मिले उनको जितनी, उसमें क्या है कि जो गलतियां होंगी वो यही हो जाएंगी, एग्जाम में वो गलतियां नहीं होंगी। और थर्ड चीज है वो है ओल्ड पेपर। तो पार्ट बी है उसका ओल्ड पेपर तो मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो वो इससे सिलेबस से मैच नहीं करेगा। लेकिन पार्ट ए वाला है उसके लिए आप ओल्ड पेपर जितने भी आरपीएससी के हैं या जो बोर्ड है, अधीनस्थ बोर्ड है, इन दोनों के जितने पेपर हैं वो पूरे पूरे निकाल दो उसमें से। तो बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो दे दे के वही रिपीट होते हैं, तो उसमें आपको एज इट इज क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो इन 3 चीजों के ऊपर फोकस करना है। क्या हो गया अपना, एक तो मल्टीपल टाइम रिवीजन होना चाहिए, सेकंड चीज ओल्ड पेपर है वो निकालना है बार बार, और थर्ड चीज है कि जो टेस्ट पेपर है लगभग 100 टेस्ट पेपर मतलब 10,000 क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से निकलने चाहिए। इन 3 चीजों पर फोकस करना चाहिए आपको। और एक बात और जोड़ देता हूँ, है ना, हाँ। आपकी बातों में मुझे दिमाग में है, चिट्स नहीं बने तो किताब को फाड़ लेना। हाँ वो बचपने वाली चीजें रहने देना, मेरी किताब है संभाल के रखनी है, कहीं नहीं रखनी है किताबें। बिल्कुल। मार्केट में किताबें बहुत हैं इस समय, 100-250 रुपए के लिए ये नहीं सोचना 2 पन्ने फाड़ के ले जाओ कहीं जा रहे हैं, है ना, उनको आके वापस से स्टेपल कर लेंगे, नई किताब खरीद लेंगे, है ना। रखना हमेशा ये है कि कई अगर ऐसी जरूरतें हैं कि बाहर जा रहे हैं, स्टडी टेबल पे नहीं है, या जहाँ पढ़ते हैं उस रूम में नहीं है और कहीं भी है, तो मेरा तो ये कहना है कि ऐसा काम भी कर लेने में बिल्कुल भी हिचक नहीं होनी चाहिए कि किताब के 4 पन्ने पाट लिए और अपना समेट लिया, डाल लिए जेब में। भाई आपकी जिंदगी हाँ। और आपके करियर से तो बड़ी नहीं है किताब, हाँ। भी नहीं है और पैसे भी नहीं है। हाँ। जैसे लक्ष्य गाइड आती है सर, उसके मतलब बहुत सारे 5-6 टुकड़े कर लो अलग अलग। हाँ बिल्कुल टुकड़े कर लो। बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि भाई इतनी बड़ी किताब लेके कहाँ घूमेंगे, क्या करेंगे, तो 5-6 टुकड़े कर लो, उनको स्टेपल कर दो। बार मैं तो कह रहा हूँ 2 पन्ने फाड़ लो, है ना। अगर ऐसा लगता है, मेरी तो इस पार्ट बी में कुछ धाराएं ऐसी हैं कि 2 पन्नों में 8-8 धाराएं हैं, तो 2 पन्ने फाड़ लिए और फाड़ के अपनी जेब में डाल लिए, जहां आपको लग रहा है कि भाई ये रिवीजन तो मेरा होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो अपनी संकुचित बुद्धि में तो कोई व्यक्ति नहीं रहे, जैसे तैसे हमें ये सिलेक्शन करवाना है। इन्हीं उम्मीदों और इन्हीं आशाओं के साथ समाप्त करते हैं इस सेशन को। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। मिलते हैं अपन आगे। कितनी देर